अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम व्यू पॉइंट में खुशामदीद। मैं हूं आपके साथ समीना पाशा। मेरे साथ मौजूद है इमरान याकूब खान साहब और फैसल चौधरी साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। बड़ा दिन है जी आज अहम, और इसके हवाले से जैसे कि दोपहर में भी आपसे मुलाकात हो रही थी, जेएनएन के खुसूसी ट्रांसमिशन में इमरान खान साहब अपना लॉन्ग मार्च शुरू कर चुके हैं और उनका ये लॉन्ग मार्च आज तो लाहौर ही में से नहीं निकल सका, लेकिन कल सुबह शादरे से वो आगे अपनी मंजिल की तरफ जाएंगे। जगह जगह पे इस्तकबालिया कैंप होंगे, पड़ाव होगा और वो कारकुनान से खिताब करते हुए मुख्तलिफ शुरका और काफिले ऐड होते चले जाएंगे और 4 नवंबर को वो इस्लामाबाद में दाखिल होंगे। प्लान एज पर प्लान। इमरान खान साहब ने जो लॉन्ग मार्च शुरू करते हुए तकरीर की वो काफ़ी एग्रेसिव भी थी, धुआंधार भी थी, दो टोक भी थी, और उसके साथ साथ उसमें उन्होंने ये क्लियर कर दिया कि वो कोई भी खिलाफ वर्जी नहीं करने जा रहे। कानून की पुरअमन लॉन्ग मार्च है और रेड जोन में नहीं जाएंगे। जो भी अदालत की हिदायत हैं उस पर अमल करेंगे। दूसरी जानिब राना सनाउल्लाह साहब की गुफ्तगू भी आपने सुन ली, और इसी तरह अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक तो बखैर खूबी और आफियत ये लॉन्ग मार्च चल रहा है। अल्लाह ताला इसको पुरअमन रखे। लेकिन बहुत सारे सियासी सवालात हैं जो इसके इर्द गिर्द मंडला रहे हैं, जिसके ऊपर गुफ्तगू करना बड़ा ज़रूरी है। इससे बेशतर कि मैं शुरका से गुफ्तगू का आगाज़ करूँ, आपको दिखाते हैं कि हमारे ख़ास नुमाइंदे वासिफ महमूद इमरान खान साहब से कंटेनर पर कुछ अहम गुफ्तगू की है। उनकी गुफ्तगू का कुछ हिस्सा आपको सुनवाते हैं और फिर डिस्कशन को आगे बढ़ाएंगे। चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान हमारे साथ मौजूद हैं कंटेनर के अंदर। खान साहब, एक बार फिर आपके जो कारकुनान हैं, पाकिस्तानी अवाम है, साबित उसने कर दिया कि वो पाकिस्तान से मोहब्बत करती है। कितना आगे एक्सपेक्ट कर रहे हैं क्राउड? मैं समझता हूँ सारे रास्ते में जो आज आप देख रहे हैं पब्लिक को सड़कों के ऊपर आपके सामने है, ये सारा रास्ता इस्लामाबाद तक आप इसी तरह पब्लिक देखेंगे, क्योंकि पब्लिक कई चीज़ों पे अब मुत्तफिक हो गई है। वो ना ये इम्पोर्टेड हुकूमत को कबूल कर रही है, ना वो ये एक जुल्म और नाइंसाफ़ी का निज़ाम कबूल कर रही है। कौम एक तब्दीली और आज़ादी चाहती है, और वो आप देखेंगे जिधर जिधर आप जाएंगे इंशाअल्लाह मैं क्योंकि वो सारे पाकिस्तान में 6 महीने में जलसे कर रहा हूँ, इसी तरह आप पब्लिक को देखेंगे। हाँ साहब, आप पर फिर एक बार पाबंदी लगाने की कोशिश की जा रही है तकरीर पर, क्या कोई डर है उनको? खौफ ज़दा हैं, डरे हुए हैं, घबराए हुए हैं अवाम के खौफ से, और जिस तरह का ये देख रहे हैं पब्लिक को, इससे सब डरे हुए हैं। हाँ साहब, आपने बात सुनी है, वो बहुत पुरुमीद हैं कि जो एंड तक जो 6 दिन है उसमें मोमेंटम कायम रहेगा। जी, तो ये आपने सुना, वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि काफ़ी ज़्यादा तादाद में लोग होंगे। आज अच्छा क्राउड था लाहौर का, लेकिन क्या ये सारा क्राउड इस्लामाबाद भी जाएगा और मज़ीद क्राउड भी इसमें ऐड होगा? इन द एंड यही मैटर करेगा कि आखिर में कितने लोग होते हैं। लेकिन बहरहाल गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं इमरान साहब से। इमरान साहब, कप्तान एक दफ़ा फिर कंटेनर पे चढ़ गए हैं उनकी फेवरेट जगह पता नहीं, लेकिन क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं आप? आगाज़ तो अल्हम्दुलिल्लाह पुरअमन भी रहा और अभी तक अच्छा लोगों का जोशो खरोश भी देखा। ये वही लोग हैं जो 25 मई को भी निकले थे। फिर 25 मई को ऐसा क्या वो कर रहे थे बेचारे जो उनके ऊपर इतनी उनको फेंटी लगाई गई, और आज तो हमें कोई नज़र नहीं आया कि क्राउड ने कोई पुरतशद्दुद कार्रवाई की है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। समीना, सबसे पहले तो ये कि कप्तान जो हैं इमरान खान साहब, ये कंटेनर से उतर ही पड़ते तुम्हारा चढ़ के, वो तो वज़ीर आज़म बन के भी कंटेनर पे ही रहे थे, और बाद में भी अब देखें, अभी जो हमारे वासिफ उनसे बात कर रहे थे तो उसमें भी उन्होंने कहा कि मैं तो 6 महीने से जलसे कर रहा हूँ पूरे पाकिस्तान में। ये बातें अपनी जगह, लेकिन सच ये है कि आज उन्होंने लाहौर से इस लॉन्ग मार्च का एक बड़ा ही अच्छा और भरपूर आगाज़ किया। इसमें आप ये देखें कि इमरान खान ने इस दफ़ा, जैसे कि हम ट्रांसमिशन में बात कर रहे थे, इस दफ़ा इमरान खान ने ये किसी भी अपने सीनियर सियासी रहनुमा में भी नहीं छोड़ा। एक तो ये कि इस लॉन्ग मार्च के हवाले से उन्होंने ABC 3 प्लान बनाए हुए थे, और अभी तक उन्होंने अपनी जो नज़दीक तरीन करीबी तरीन क़यादत है उनको भी ये तीनों प्लान नहीं बताए कि किसी वक्त भी उन्हें प्लान को चेंज भी करना पड़ सकता है। अच्छा। दूसरा ये कि इस दफ़ा उन्होंने ज़्यादा ये किया कि तमाम अपने जो टिकट होल्डर थे, जो सूबाई असम्बली के या कौमी असम्बली के मेंबरान हैं वो, और उसके अलावा जो टिकट लेने के ख्वाहिशमंद हैं, उन सब से ये कहा कि जनाब आपने ये लेके आने हैं बंदे, ये आपको टारगेट है, जो आपका अच्छा इसमें रिज़ल्ट देगा हम उसको टिकट देंगे। हमने इस दफ़ा किसी दूसरे को टिकट नहीं देना, पार्टी कमिटमेंट को देख के टिकट देना है। और फिर ये कि ट्रांसपोर्ट का और ख़ुद उनके क़यामो ताम का, खाने पीने का, ये सारा इंतज़ामात बड़े अच्छे तरीके पे किए गए हैं। तो इमरान खान साहब को ये तो मुबारकबाद कि आज उन्होंने बड़ा ही अच्छा
शो लगा लिया है। लेकिन असल सवाल ये है कि शो लगाना या शो का आगाज़ अच्छा करना ये तो अपनी जगह, लेकिन क्या वो इस कामयाब लॉन्ग मार्च के बाद इस मोमेंटम को, एक तो ये कि इस्लामाबाद तक कायम रख पाएंगे या नहीं। तो मेरा ज़ाती ख्याल है कि मोमेंटम शायद इसी तरह का रहे, क्योंकि जीटी रोड पे और फिर जो उन्होंने रूट अपनाया है उस पे लोग उनके साथ ही होंगे। लेकिन आखिर में इस्लामाबाद पहुंच के क्या वो अपने मुतालबात मनवा लेंगे, तो इस सिलसिले में मुझे नहीं लगता। तो मैं बाद में बात करती हूँ, लेकिन जो मेरा सवाल भी था इमरान साहब कि 25 मई को यही पंजाब था, यहीं से लोग जाने थे, लेकिन ऐसा हमें क्राउड दिखा नहीं और बहुत हमें खौफनाक मनाजिर दिखे, पुरतशद्दुद मनाजिर दिखे। तो अब आज के इस दिन से ये वाज़ेह नहीं हो गया कि वो फिर पुरतशद्दुद किसने किया था उस दिन को? क्या वो मार्चर्स ने किया था या फिर हुकूमत ने किया था? नहीं, देखें, ये जो इस तरह के मामला होते हैं दोनों तरफ से होते हैं, एक तरफ से नहीं होते। और फिर दूसरी बात ये कि एक फ़िज़ा होती है, एक मामला होता है। आप सियासी जितने भी एहतजाज होते हैं, आप देख लें पाकिस्तान की हिस्ट्री का, पूरी दुनिया में देख लें, अगर खुदा न खास्ता आपने अपने इंट्रो में जो बातें की कि अल्लाह का शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह अभी ऐसा कोई वाक़या नहीं हुआ, लेकिन अगर खुदा न खास्ता वहाँ कोई पटाखा भी चल गया तो उससे भी बड़ी भगदड़ मच सकती है, मामलात ख़राब हो सकते हैं। नंबर एक। नंबर दो ये कि उस वक्त पंजाब में नून लीग की हुकूमत थी और ये पीटीआई के ज़हन में भी ये था कि ये हमें रोकेंगे, और हुकूमत की तरफ से भी ये वावर कराया जा रहा था कि रुकावटें जो हैं वो खड़ी की जाएंगी, फ्री एंड नहीं मिलेगा। अब यहाँ पे उनकी अपनी हुकूमत है, परवेज़ लाई साहब वज़ीर आला हैं, तो अब तो उनके लिए सब रावी सब चैन लिख रहा है। ठीक है, यानी कि दूसरे की हुकूमत हो तो फिर लॉन्ग मार्च नहीं करना चाहिए, नहीं तो आपको फेंटी पड़ेगी, आपके हुकूक कोई नहीं है, इसका मतलब तो यही निकला। देखें, आप 2014 भूल जाती हैं। 2014 में भी इन्होंने जो बातें की थी, लेकिन फिर रेड जोन में चले गए थे, तो हुकूमत ने भी अपने मामला देखने हैं, इन्होंने अपने मामला देखने। लेकिन उस वक्त तो हमने ये देखा था ना, निकले ही थे तो क्रैकडाउन शुरू हो गया था। वहां जाके करें, बिल्कुल हुकूमत अगर देखती है कि वो कोई शरपसंदी हो रही है तो उसको काउंटर करना चाहिए। लेकिन बहरहाल थोड़ा फैसल चौधरी साहब से इस बारे में राय भी जानते हैं और उनसे भी जानते हैं कि कानूनी तौर पर ये क्या इस पर कहते हैं वो। फैसल चौधरी साहब, आज का जो लॉन्ग मार्च का स्टार्ट है उससे कितने मुतमईन हैं आप? और फिर ये भी कहिएगा कि जो मैं बात कर रही थी तो आप इस बात को सेकंड करेंगे कि इसका मतलब है कि फिर उस दिन जानबूझकर ही सारा क्रैकडाउन किया गया ताकि लॉन्ग मार्च का ये क्राउड जो आज हमें नजर आया उस दिन ये नजर नहीं आ सका था? बड़ी आपने एक अच्छी लाइन बोली है समीना के, इसका मतलब है कि जब अपनी हुकूमत ना हो तो फिर आपके आइनी हकूक़ या कानूनी हकूक़ नहीं होते हैं। पाकिस्तान के आइन और कानून के मुताबिक पुरअमन जो एहतजाज है और पुरअमन तौर के ऊपर इकट्ठा होना, ये सब शरियों का बुनियादी हक है। जब तक उस पुरअमन मामलात में कुछ ऐसी इलीगलिटी नहीं आ जाए तो किसी को भी एहतजाज से रोकना, किसी को भी अपने मामलात से रोकना, वो एक गलत बात है। और 25 मई को जो मामलात पाकिस्तान के पंजाब के तूलो अर्ज में देखे गए, उसका फिर 17 जुलाई के जो ज़िमनी इलेक्शन थे पंजाब में, उसका रिजल्ट आपने देख लिया। लोगों ने उससे नफरत का इजहार किया। इसी तरह से जब आप ये कहते हैं कि हम आपको ऐसा अंजाम करेंगे या आपके हालत ऐसे करेंगे, देखिए ये जो हुकूमत है इसका काम होता है कि टेम्परेचर जो है उसको डाउन करके रखे। ये वाहिद हुकूमत है जो कि टेम्परेचर राइज करती है और फिर उसका नुकसान भी इसको ही होता है। ये आज लाहौर में जो आप लोगों ने देखा है, लोगों का जम्मे गफीर, ये नवाज शरीफ साहब का घर का हल्का है, उनके घर है। उसमें आज तक उनको किसी ने, जब से वो इक़्तिदार में आए हैं 1990 से ऑनवर्ड्स, कभी इस तरह का चैलेंज नहीं दिया। इमरान खान वो वाहिद लीडर हैं जिन्होंने एक अवाम के इलेक्शन भी जीते, बड़े जलसे भी किए, और आज लॉन्ग मार्च का जो आगाज़ किया है, मेरे ख्याल में इट्स अ ड्रीम स्टार्ट किसी भी लीडर के लिए, किसी भी सियासी जमात के लिए। इससे अच्छा और इससे भरपूर किस्म का इज्तिमा मैंने अपनी रिसेंट हिस्ट्री में लाहौर में नहीं देखा। और इससे तो मुतमईन होना चाहिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत को भी और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्कर्स को। और जहाँ तक ये बात कहने की है कि क्या ये मोमेंटम जो है इस्लामाबाद तक कायम रहेगा, तो मेरा ज़ाती अंदाज़ा भी है और मेरी कुछ इन्फॉर्मेशन भी है और मेरा ख्याल भी है कि इस्लामाबाद में
भी पहुंचते वक्त शायद ये मजमा बहुत बड़ा भी हो जाएगा और फिर इसमें आपको मुख्तलिफ जो पाकिस्तान के दूसरे इलाके हैं उनमें से लोग आते हुए दिखाई देंगे। तो अल्टीमेटली जो ये अवाम का इज्तिमा है, एक ऐसा इज्तिमा अगर तो इमरान खान साहब एक इफेक्टिवली इतना बड़ा नंबर इकट्ठा कर लेते हैं तो फिर मेरे ख्याल में मुख्तदर इदारों को भी और हुकूमत को भी इस बात पे तवज्जो देनी होगी कि किस तरह से इसको आप दोनों इस बात पे तो मुत्तफिक दिखाई दे रहे हैं कि ये स्टार्ट अच्छा था और लोग निकले। इमरान साहब अगर लोग निकले तो इस बात की गमाजी करता है कि जो खान साहब ने नैरेटिव बिल्ड किया लोग उसके साथ जुड़ गए हैं। वो नैरेटिव ठीक है या नहीं ठीक, उस पर आप अपनी अपनी राय सबकी हो सकती है, लेकिन अवाम ने उनकी राय को अपना लिया है। अब सवाल ये पैदा होता है कि क्या वजह है कि ये लोग निकले हैं। 16 प्रेस कॉन्फ्रेंसें कल हुई हैं और रोज़ाना की बुनियाद पर होती हैं, 13 जमातें इकट्ठी हैं, उनके खिलाफ रोज़ आके खान साहब के खिलाफ बात भी होती है, डिसीजंस भी उनके खिलाफ आए हैं बहुत सारे, जो कि इस बात के साबित करते हैं कि जी उनकी तरफ से कोई गैर कानूनी काम हुए वगैरह। और फिर कल हमने एक अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस भी देखी DGISI और DGISPR की, उसमें भी उससे भी ये तासुर जाता है कि इमरान खान साहब के ऊपर तनकीद हुई है। तो कहने का मकसद ये कि सब लोग भी मिल के कोशिश भी कर रहे हैं, सारा कुछ हो गया, लेकिन उसके बावजूद भी इमरान खान के नैरेटिव का तोड़ निकल नहीं सका। लोग क्यों उनके साथ जुड़े हुए हैं? एक झूठा बयानिया है तो लोग क्यों जुड़े हुए हैं? समीना, आपने ये जो बात की है ना, इससे आपके जो पिछला सवाल था ना उसका भी आपको जवाब मिल जाएगा। पहली बात ये कि फ़र्क क्या है, 25 तारीख को उस वक्त क्यों लोग नहीं निकले थे और आज क्यों निकला है? तो उसलिए नहीं निकले थे कि उस वक्त इमरान खान नहीं थे। आज लाहौर में पिछले 4 दिनों से खुद इमरान खान सब बैठे हुए तो आप समझते हैं अच्छी स्ट्रेटजी थी लाहौर से? बिल्कुल बिल्कुल। और खुद इनका इमरान खान का देखिए, इमरान खान मैं हमेशा कहता हूँ कि एक सियासी हकीकत है, उनके फॉलोअर्स हैं, वो क्राउड पुलर हैं, वो एक हीरो हैं, वो उनका एक क्रिज्मा है। वो जब खुद मौजूद होते हैं तो पोजीशन कुछ और होती है। अब आज उन्होंने निकाल लिया प्रेस कॉन्फ्रेंसेस। अब देखें, हुकूमत जो भी हुकूमत होती है वो हमेशा ये कोशिश करती है कि अपोजिशन को टफ टाइम दे। अब नैरेटिव, सच्ची बात तो ये है कि मेरे या आपके मानने से तो ये बात नहीं होगी। बात तो ये है कि ये सबको पता है कि इमरान खान साहब का जो नैरेटिव है उससे मैं या आप इख्तलाफ करें या इत्तफाक करें, वो एक बिल्ट हो चुका है। और ख़ास तौर पे पाकिस्तानी यूथ जो है, जो तकरीबन 65% के करीब है, उसने वो जो उनका बयानिया है वो बाय किया है। अब अपोजिशन भले ये कहे कि जनाब उनकी अपोजिशन यानी उनकी मुखालिफ जमातें चाहे ये कहें कि जी वो उनका चूरन है, लेकिन उनका चूरन बिक गया, वो सच है या झूठ, अवाम ने उसको बाय किया है। और जो लोग हैं उनके इमरान खान के चाहने वाले, वो ये समझते हैं कि इमरान खान साहब जो कह रहे हैं वो ठीक कह रहे हैं। अब इमरान खान साहब जो हैं उनके साथ उनकी जज्बाती वाबस्तगी कह रहे हैं, सियासी वाबस्तगी कह लें, कुछ भी कह लें, आप इसको कुछ भी रंग लें। पीपल्स पार्टी या मुस्लिम लीग नून या PDM की दूसरी जमातें, तमाम जमातें मिलकर भी अपना उस तरह से कोई नैरेटिव बना नहीं पाई। अब वो सोशल मीडिया के या वो जो भी के उन्होंने बना लिया। अगला सवाल ये है कि अब वो अपने बयानिए को कायम किस तरह से रखेंगे, क्या अपने वोटर को, सपोर्टर को, अपने फॉलोअर्स को उसके साथ जोड़ के कैसे रखेंगे। अगर ये लॉन्ग मार्च पूरा हो जाता है, वहाँ से ये इस्लामाबाद से वापस भी आ जाते हैं और उनका मकसद हल नहीं होता, तो फिर क्या इतने ही लोग उनके बयानिए के साथ जुड़े रहेंगे या उसमें कोई फ़र्क पड़ेगा? दूसरी बात ये कि क्या इस लॉन्ग मार्च के बाद वो उन हलकों को और हुकूमत को जो मैटर करते हैं, क्या अपने साथ मुज़ाकरात पे मजबूर कर लेंगे? क्योंकि जिस तरह चौधरी साहब भी अभी कह रहे थे, और मुज़ाकरात की वजह से खुद इमरान साहब भी मायूस ही नजर आए ना। वो तो अब तकरीबन ये कह रहे थे कि ये लोग नहीं कराएंगे, मुझे पता चल गया। मेरी बात सुने ना, ये तो वो इमरान खान साहब का तो शुरू से ये है ना कि वो पहले एक नतीजा खुद सोच लेते हैं, फिर उसी पे बिल्ड करना शुरू कर देते हैं अपने नैरेटिव। देखें, अगर आपको पता है कि ये नहीं करेंगे तो फिर आप ये क्यों कर रहे हैं लॉन्ग मार्च? आप उनको प्रेशराइज ही कर रहे हैं ना, दबाव ही बढ़ा रहे हैं। प्रेशर मुज़ाकरात की बात कर रही हूं कि वो ये कह रहे थे कि उन्हें कोई टॉक्स जो है वो इस तरह फ्रूटफुल होती नजर नहीं आ रही। लेकिन समीना, जो नुकसान है इस सारे मामले का, वो नुकसान जो है वो इन सब चीज़ों से ज़्यादा अहम है। सियासी तलखी बढ़ रही है। आप ये देखिए, सियासत में तेज़ी आ रही है, गर्मी आ रही है। अच्छा, उसका नतीजा क्या होगा? उसका नतीजा ये होगा कि खुदा न खास्ता जिस प्रेस कॉन्फ्रेंस की आपने भी बात की वो बड़ी अहम थी,
पाकिस्तान की हिस्ट्री में तो DGISI ने पहले नहीं कभी प्रेस कॉन्फ्रेंस की। जब DGISI और DGISPR दोनों मिलके एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और वो उसमें बताते हैं कि जनाब ये हमसे बातें की गई, हमें तो ताहयात ऑफ़र भी की गई, लेकिन अब इमरान खान साहब जो हैं वो रातों में मिलते हैं और सुबह ये बातें करते हैं। तो उन्होंने असल में ये सिर्फ इमरान खान साहब के बारे में नहीं थी, मैं ज़ाती तौर पे ये समझता हूँ कि उन्होंने ये बात अवाम को, पाकिस्तानी कौम को समझाने की और बताने की कोशिश की कि हमारे यहाँ जो सियासी सिस्टम है, सियासी जो लोग हैं, सियासी क़यादत है, वो कुछ दानिशमंदी से काम नहीं ले रही। वो सिर्फ इक़्तिदार के हसूल के लिए वो ये चाहते हैं कि कांदा इस्तेमाल ज़रूर करें और कांदा इस्तेमाल करके इक़्तिदार हासिल कर लें, लेकिन बातें जितनी मर्जी ये लोग कर लें, असल में ये इक़्तिदार का हसूल ही चाहते हैं। ये मामला बड़ा, लेकिन साथ ही उन्होंने ये भी ऐलान कर दिया एक दफ़ा फिर से कि वो कांदा नहीं मिलेगा, अब कांदा नहीं वो देना चाहते और सियासत में कोई किरदार अदा नहीं करेंगे। बहरहाल एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं और प्रेस कॉन्फ्रेंस के हवाले से भी अगर कुछ कमेंट होगा चौधरी साहब का वो भी लेंगे और फर्दर भी कुछ बात करेंगे अहम मामला जो इसके इर्द गिर्द जुड़े हुए हैं। तलखी बढ़ रही है, इदारों पर इल्ज़ामात लग रहे हैं। आज़म सवाती साहब ने भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की आज अहम, और उसके साथ साथ जो अरशद शरीफ साहब की शहादत है उसके हवाले से भी बहुत गुफ्तगू हो रही है। अभी तक उसकी जो गर्द है वो थमी नहीं है, तो इस पर भी थोड़ी सी बात करेंगे कि वो इन्वेस्टिगेशन क्या किसी नतीजे पर पहुँचेंगी। ब्रेक के बाद वेलकम बैक नाजरीन। अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस की आज़म सवाती साहब ने, इससे पहले उन्होंने कुछ इल्ज़ामात भी आयद किए गए थे कि जब उन्हें उठाया गया तो उनका कहना था कि मुबैना तौर पर उन पर तशद्दुद भी हुआ, उन्हें बरहना किया गया। आज उन्होंने अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उनके नाम भी लिए, लेकिन FIA की जानिब से राना सनाउल्लाह साहब के साथ बैठ कर ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई, उसमें उन्होंने तरदीद भी की उनके तमाम इल्ज़ामात की, और साथ ही साथ हमने देखा कि मज़ीद उनकी जानिब से बताया गया कि किस तरह से उन्हें बड़े तरीके से रखा गया था। लेकिन बहरहाल एक कंटिन्यूसली हम चीज़ देख रहे हैं कि ये एलिगेशंस बार बार PTI के रहनुमाओं की जानिब से लगाई जा रही हैं। इदारों पर तनकीद का सिलसिला भी शुरू हो चुका है और काफ़ी ज़्यादा उसमें हमें तुंदो तेज़ी है वो नज़र आने लगी है। चौधरी साहब, आप इस बात से इत्तेफाक करेंगे जो एक परसेप्शन डेवलप हुई है कि अब आमने सामने आ गए इदारों के PTI वाले और बेसिकली अब वो इदारों के साथ उनकी एक तनकीद जो है वो ऐसा लग रहा है कि लड़ाई में तब्दील हो गई है। देखिए, मैं ये समझता हूँ कि PTI वाले तो नहीं आए, लेकिन इदारों ने कल जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई, मैं समझता हूँ कि वो इल एडवाइस थी, जिसने भी दी वो नहीं होनी चाहिए थी। उसकी टाइमिंग भी ठीक नहीं थी और उसका सब्सटेंस भी शायद ठीक नहीं था। देखिए, ये जो इदारे हैं, ये सरबराहान हैं, ये मुल्क व कौम के होते हैं और मुल्क व कौम में सियासी जमातें मुख्तलिफ अपना नज़रिया ले सकती हैं, और लेकिन इदारे कभी भी किसी एक वर्जन पे नहीं रहते, वो हमेशा सबको साथ लेके चलते हैं और इसी में ही मुल्क की बका होती है। इदारों का काम ही ये होता है। अब देखिए ना, कल जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है उसका ड्रॉबैक क्या हुआ है? पहला ड्रॉबैक ये हुआ है कि आप परसेप्शन डिस्पेल नहीं कर सके इन स्पाइट ऑफ के इतना बड़ा, इसके बाद तो कुछ भी नहीं रह गया ना जी, जितने बड़े लोग आके प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उसके बाद पब्लिकली जो है वो कोई उसका रिस्पांस अच्छा नहीं आया। किसी को अच्छा लगे या बुरा लगे, मैं वहाँ पे बज़ाते खुद फैसल मस्जिद में जनाजे पे था, मैंने ऐसी जो अनप्रेसिडेंटेड नारेबाजी नहीं सुनी है। ये एक बहुत ही ख़तरनाक बात है और इसको बहुत ही ज़्यादा इसको सीरियस लेने की ज़रूरत है। देखिए, पाकिस्तान की फ़ौज पाकिस्तान का सबसे कीमती सरमाया है, इसको बहुत ही संभाल के रखने की ज़रूरत है। इसको जो है जो हुकूमत जैसे आज राना सनाउल्लाह ने, लेकिन चौधरी साहब उन्हें इस नहज पे भी तो पहुंचाया गया है ना, किसी तरह वो पहुंचाया गया है, तो उन्हें करनी पड़ी इदारों को प्रेस कॉन्फ्रेंस। हम तो ये भी तो इस एंगल से भी तो देखना होगा ना कि उनको भी इस नहज पे पहुंचाया गया। देखिए, इदारे ऐसे नी जर्क रिएक्शन नहीं करते। देखिए, ये नी जर्क रिएक्शन नहीं होना चाहिए था। ये इसको जो है और बहुत ही बेहतर तरीके से किया जा सकता था। देखिए, इसका मसला क्या है? मसला सिर्फ ये है कि अभी पॉलिटिकल पार्टीज ने फिर उसका जवाब दिया, फिर आज फिर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई। इससे ये कोई अच्छी बात तो नहीं है, ठीक है, लेकिन जाहिर है जब आप एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और एक पॉलिटिकल पार्टी या पॉलिटिकल लीडर को आप
करेंगे। अब उसके ऊपर जो कल आपने बात की, तो उनकी फैमिली ने, अरशद शरीफ शहीद की फैमिली ने उसको ऑन नहीं किया। एक वीडियो बयान उनकी वालदा साहबा की तरफ से आया और उनकी ट्वीट भी उनकी बेगम साहबा ने की। देखिए वर्सा तो वो हैं, आपको उनको सेटिस्फाई हमें बतौर नेशन भी करना पड़ेगा, बतौर हुकूमत भी करना पड़ेगा, बतौर इदारा भी करना पड़ेगा, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा बड़ा नुकसान है पाकिस्तान का। अरशद शरीफ साहब को अल्लाह ताला ने पाकिस्तान में एक बहुत ज़्यादा मुकाम अता कर दिया है उनकी शहादत के बाद। इस चीज़ को समझने की ज़रूरत है। अभी तक उनके जनाजे के से पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस करना ये कोई अच्छी एडवाइस नहीं थी मेरे ख्याल में। और फिर वहाँ पे ना तो हुकूमत की तरफ से कोई आला नुमाइंदा गया है जो वहाँ पे जाके फैमिली को जो है वो जाकर वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान का काम था कि वहाँ पे जाते, वहाँ पे जाके उनको कंसोल करते, उनकी दिलजोई करते। देखिए वो तो अगर किसी के, वो शहीद का भाई था, वो कमांडर, नेवी के कमांडर का बेटा है, फोर्सेस में भी उनकी एक रेप्यूट है एक फैमिली की। इस चीज़ को वफाकी हुकूमत को समझने की ज़रूरत थी कि वहाँ पे उनकी जाके दिलजोई करते, जो वो चाहते हैं वैसे करते, ताकि ये उनको सेटिस्फाई किए बगैर नहीं हो सकता। तो इसको वहाँ पे सेटिस्फाई आप नहीं समझते कि ये एक मुनासिब था, लेकिन जो आपने बात की है ये बड़ी ज़रूरी है और मैं इस पर आपका दोबारा भी रिएक्शन लूँगी, लेकिन पहले इमरान साहब का इस पर ज़रूर रद्दमल जानूँगी। इमरान साहब, बहुत बड़े बड़े लोग इस दुनिया में हमने देखा, लियाकत अली ख़ान हों, बेनज़ीर भुट्टो हों, बहुत सारे लोग शहीद कर दिए गए और तहकीकात की बातें भी की गई, लेकिन फिर चीज़ें कभी सामने नहीं आई। आपको लगता है कि अरशद शरीफ शहीद की जो शहादत है उसकी तहकीकात कभी भी ऐसी होंगी कि जिस पे सब मुतमईन भी हों और वो पब्लिक के सामने भी आ सके? समीना देखें, अरशद शरीफ शहीद जो है ना, उन पे बात करते हुए, उनके हवाले से बात करते हुए सच्ची बात है कि हमारे जज्बात कुछ और होते हैं। मेरे तो वो कोलीग भी रहे हैं, दोस्ती भी थी, अच्छा ताल्लुक़ था, हम इकट्ठे काम भी करते रहे हैं, बड़े ही वो एक अच्छे डिसेंट इंसान थे। उनकी इस शहादत के बाद शायद उनकी ज़िंदगी में उनको उतनी इज़्ज़त और मुकाम नहीं मिला जो उनकी शहादत के बाद उनको मिला। अब मुझे बड़ी तकलीफ़ हो रही है ये कहते हुए कि मैं नहीं समझता कि किसी भी कमीशन से या किसी भी तहकीकात से या किसी भी उससे कोई ऐसा रिज़ल्ट निकले जिस पे तमाम लोग मुत्तफिक हों, या कोई ऐसा रिज़ल्ट निकले जिससे पीटीआई या उनके घर वाले या मौजूदा हुकूमत तीनों ये कहें कि जी हाँ अरशद शरीफ को इंसाफ मिल गया। अल्लाह करे कि मेरी ये बात झूठ साबित हो, अल्लाह करे कि कोई ऐसा हो जाए मौजज़ा कि हमारे सामने, कौम के सामने सच आ जाए, लेकिन मुझे उम्मीद नहीं है। उसकी बुनियादी वजह ये है कि जनरल ज़ियाउल हक देख लें, आप बेनज़ीर भुट्टो देख लें या लियाकत अली ख़ान थे, पाकिस्तान में कभी भी कोई चीज़ सामने आई नहीं। लेकिन उसके बाद फिर ये अरशद शरीफ तो बेचारे एक सहाफ़ी थे। जनरल ज़ियाउल हक के बेटे इजाज़ुल हक तो ख़ुद वफाकी वज़ीर रहे, फिर उनके मुंह बोले बेटे नवाज शरीफ साहब वज़ीर आज़म रहे, लेकिन क्या हुआ? बेनज़ीर भुट्टो शहीद के बाद आसिफ अली ज़रदारी ख़ुद सदर पाकिस्तान रहे, लेकिन क्या हुआ? तो ये बड़ा अलमिया है। लेकिन इंटरनेशनली भी तो की जा सकती ना, अक़वाम मुत्तहिदा ने भी इस पे बात की। देखिए खशोगी के भी तो कत्ल की हुई थी ना, तहकीकात चीज़ें भी आई, एक एक चीज़ बता दी गई। समीना होनी चाहिए लेकिन होगी नहीं। देखें वो अमेरिका ने करवा ली, या तो यूनाइटेड नेशन खुद इस पे कर ले तो शायद कोई आ जाए, लेकिन मुझे उम्मीद नहीं है। लेकिन ये उम्मीद मामला ये है कि ये जो आपने सवाल किया था चौधरी साहब से कल की प्रेस कॉन्फ्रेंस के हवाले से, उस पर मैं एक बात ज़रूर कहना चाहूँगा कि आज ये जो स्वाति साहब ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की, देखें वो किसी दानिश्वर का बड़ा मशहूर कौल है कि अगर आपने किसी मुल्क को कमज़ोर करना हो तो उसकी फ़ौज को कमज़ोर कर दें। हमारे यहाँ प्रॉब्लम ये है कि ऐसा लग रहा है कि पीटीआई जानबूझ के एक ऐसी लाइन अपना रही है कि देखिए आज से चंद महीने पहले तक यही फौज उनकी आंख का तारा थी, आज एकदम से क्योंकि आज उन्होंने कांधा नीचे से खींच लिया तो आपने ये कर लिया कि नहीं वो सारी खराबियां उन्हीं में है। मुझे लगता है कि इमरान खान साहब सारी कश्तियां जलाकर इसको पॉइंट ऑफ नो रिटर्न पे ले आए। भी ना वही लोग जो पहले उन्हें सिलेक्टेड कहते थे, अब वो कह रहे हैं ये इदारों के साथ जंग कर रहा है। हाँ, पहले वो वही लोग कहते थे कि ये सिलेक्टेड है, हाँ अब वही लोग कह रहे हैं कि ये इदारों के साथ जंग कर रहा है। तो ये तो अभी ये देखे ना, इमरान खान साहब तो इस रवैये से वाकई ये साबित कर रहे हैं ना कि जितनी देर वो सिलेक्टेड रहे उतनी देर तक सिलेक्टेड ठीक थे। आज वो उन्हीं को हैंडलर्स कह रहे हैं
और उन्हीं के खिलाफ बातें कर रहे हैं। ये भी दोनों तरफ से ये मामला, जिस तरह चोई साहब कह रहे थे कि वो टाइमिंग ठीक नहीं थी, उसी तरह से इनको भी ये बदकिस्मती है कि हमारे यहाँ एक ट्रेंड ही है कि ऑपोजिशन में जो होता है वो एंटी एस्टेब्लिशमेंट सियासत शुरू कर देता है, भले वो PMLN हो जिन्होंने दारों से नाम ले लेके किया हो, और भले अब वो PTI हो तो उनकी जानिब से भी ऐसा ही है। लेकिन ब्रेक की तरफ भी मुझे जाने, लेकिन मैं एक सवाल ज़रूर चौधरी साहब से कर लूँ, चूँकि शहीद अरशद शरीफ की बात हुई अभी। चौधरी साहब, क्या इसमें ऐसी मुश्किल बात है, इतनी नाउमीदी क्यों है इस हवाले से कि तहकीकात लॉजिकल एंड पे नहीं पहुंचेंगी? उनकी सारी ट्वीट्स मौजूद हैं, उनके वीलॉग्स हैं, उनके ख़त हैं जो चीफ जस्टिस के नाम है, जो सदर मुमलिकत के नाम है, हर चीज़ रिकॉर्ड पे है। 12 और सहाफ़ी हैं उनके साथ के जिनके ऊपर सेम टाइप के मुकदमात भी हुए, सेम टाइम की थ्रेट्स भी हैं, हर चीज़ तो है अवेलेबल। तो क्या फिर भी हम, ये कोई ऐसा अंधा कत्ल या ऐसी वो चीज़ तो नहीं है वाकया कि जिसके कोई सुराग ही ना हो, क्लूलेस है इतना, हर चीज़ ऑन रिकॉर्ड है, वो खुद बता के गया हर बात शहीद होने वाला। तो क्यों फिर भी हम सिर्फ हमने डॉट कनेक्ट करने, सिरे से सिरा मिलाना है, वो भी नहीं हम कर सकते? देखिए समीना, इसका जवाब बड़ा सिंपल है। इसका जवाब ये है कि जब शाहरुख जतोई ओपन मर्डर करके चले जाते हैं, नाज़िम जोकियो बच जाता है और इस किस्म की मिसालें आ जाती हैं, आपका निज़ाम इंसाफ जो है उसको एक सुप्रीम कोर्ट के हाजिर सर्विस जज अपनी कॉन्फ्रेंस में शुरका से पूछते हैं कि क्या आपको निज़ाम इंसाफ पे यकीन है, तो आगे से उसमें हाजिर सर्विस जज भी बैठे हुए हैं, लोअर जुडिशरी भी बैठी हुई है, वकला भी बैठे हुए हैं, साफ़ी भी बैठे हैं, और दूसरे इंटेलेक्चुअल्स भी बैठे, एक आदमी हाथ नहीं उठाता और वो ये कहते हैं कि हमें इसमें F मिला है, ग्रेड F, यानी हम फेल हो गए। आपका नहीफ, नातवा, कमज़ोर निज़ाम इंसाफ सिर्फ पावरफुल के लिए बना है। जब आपके मुकदमात जो हैं उस वज़ीर आज़म का जिसके ऊपर सुबह फर्द जुर्म आयद होनी थी, उसको बाद में एक्विट कर दिया जाता है क्योंकि एजेंसी जो है वो उनके मातहत आ जाती है, तो सारे मुकदमे का रंग बदल जाता है। इस पर कौन इस निज़ाम इंसाफ पे यकीन करेगा? ये जो बदअतमादी है अवाम की अशराफिया के खिलाफ, इसको जो है कौन इसको करने के लिए इक़्तिमाद की ज़रूरत होगी। इसके लिए अमली तौर पे आपको ये बात साबित करना पड़ेगी कि हम इसमें संजीदा हैं। मुझे इंतहाई माज़रत के साथ ये कहना पड़ता है कि हम संजीदा नहीं हैं, ना हमारे जो इंसाफ फराहम करने के पाबंद इदारे हैं, ना सियासी जमातें हैं, ना पार्लियामेंट है। बड़ी इंपॉर्टेंट आपने बात की, कांदा खींच लिया, कांदा दिया किस कानून के तहत था? और ये बड़ी आपने इंपॉर्टेंट बात की चौधरी साहब। ये बात सवाल तो उठता है, अच्छा ये कि पहले फिर आपने क्यों किया? बिल्कुल सही। मैं यही आपकी बात में ऐड कर रही चौधरी साहब कि वो जो आप बात कर रहे हैं ना कि एतमाद नहीं रहा अवाम का अशराफिया पे, मैं तो कहूँगी अवाम का इस निज़ाम पे शायद एतबार नहीं रहा है, और इस एतबार को बहाल करने के लिए आउट ऑफ द वे जाके चीज़ें करके दिखाएंगे आवाम को, तो फिर लोगों का इस सिस्टम पे, इन इदारों पर एतमाद बहाल होगा कि इसमें हमारे लिए भी कुछ है। वरना आम आदमी तो यही समझेगा कि ये क्या हमारे लिए सिस्टम में कुछ है भी या नहीं। बहरहाल एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं और ब्रेक से बातें हैं, कुछ मजीद गुफ्तगू होगी इस ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहेगा ना। वेलकम बैक नाजरीन। एक अहम खबर ये भी है कि सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन की सदारत के लिए जो इलेक्शन हुआ करते हैं वो आज मुनक़िद होना थे और उसके अब रिज़ल्ट्स भी तकरीबन आ चुके हैं, और इसके मुताबिक आबिद ज़ुबैरी साहब जो कि PTI के हमायत याफ्ता हैं, हामिद खान ग्रुप से ताल्लुक़ रखते हैं, वो कामयाब हुए हैं इस बार। और आसमा जहांगीर ग्रुप जो कि पिछले 2 साल से मुसलसल, और इसके अलावा भी ज़्यादातर वही ग्रुप जो है वो जीतता रहा ये सदारत, लेकिन इस दफ़ा ये भी हमने एक देखा है, अपसेट कह लें आप उसको या एक चेंज कह लें, कि आबिद ज़ुबैरी साहब जीत गए हैं और एहसन भून साहब जो है उनका जो ग्रुप है उसको शिकस्त हुई है, जिससे पहले सुप्रीम कोर्ट बार के सदर थे। तो ये कितना अहम है, इससे क्या अहमियत का अंदाज़ा होता है सिम्बॉलिकली, इस पर भी बात करना बड़ा ज़रूरी है। मैं पहले इमरान साहब की राय लेती हूँ। इमरान साहब, आप समझते हैं कि जो मुल्क का एक पॉलिटिकल एटमॉस्फेयर है उसी का ये शाखसाना है कि आबिद ज़ुबैरी साहब जीत रहे हैं? समीना, इससे भी अहम बात यह है कि आप ये देखें, वकील और जर्नलिस्ट, इन दोनों की सियासत जो होती है ना, आम तौर पे एंटी हुकूमत आप कह सकते हैं, एंटी गवर्नमेंट, एंटी इस्टेब्लिशमेंट, ये उस तरह की सियासत होती है। तमाम मज़ाहमती सियासत। हाँ, मज़ाहमती सियासत। आप बार्स की सियासत को देखिए, प्रेस क्लब की सियासत को देखिए,
यहाँ मामला ये है कि ज़्यादा तो इस पे चौधरी साहब रोशनी डालेंगे, लेकिन जितना मुझे पता है उसमें यह है कि आज़म नज़ीर तारर साहब जो हैं वो आप देखें कि उनकी वजारत से इस्तीफ़ा भी काम नहीं आया, और वो हालांकि उन्होंने इसीलिए दिया था कि अगर मैं दूंगा तो शायद इससे उसको फ़ायदा पहुंचेगा कि मैं भी एंटी इस्टेब्लिशमेंट हूँ, और मैंने इस्तीफ़ा दे दिया। और उसके अलावा जो मैं समझता हूँ सियासी तौर पे उन्हें नुकसान पहुंचा है वो ये है कि सुप्रीम कोर्ट बार जो है वो साबिक वज़ीर आज़म मियां नवाज शरीफ का जो ताक़ियात नाअहली वाला मामला था उसको बड़ा परसू कर रही थी। अब ये जो ग्रुप जीता है ये तो उसको उस तरह से परसू नहीं करेगा। हालांकि आखिरी बात में इसमें जो करना चाहता हूँ ये है कि आज़म नज़ीर तारर जब से वज़ीर कानून बने थे उस वक्त से उन्होंने सिर्फ बार की सियासत की थी। उन्होंने तमाम लॉ ऑफिसर्स जितने भी भर्ती किए या जो कुछ वो कर सकते थे वो सिर्फ बार की सियासत को मद्देनजर रखते हुए किए, लेकिन उसके बावजूद कोई चीज़ उनके वो काम नहीं आ सकी। ठीक, चौधरी साहब आपके नज़दीक क्या फैक्टर्स हैं आबिद ज़ुबैरी साहब की जीत के? क्या ये वही जो एक पॉलिटिकल वेव है उसी के ज़ेरे असर जीत गए हैं, या फिर एहसन भून साहब जिस तरह से बार को चला रहे थे उन पे भी बहुत सारे लोग इल्ज़ामात लगा रहे थे कि वो एक इंडिपेंडेंट बॉडी के तौर पे उसको नहीं चला रहे, बल्कि लगता था कि जैसे उनका पीडीएम की तरफ बहुत ज़्यादा झुकाव है, तो उसके रिएक्शन में ये हुआ है? देखिए, ये जो सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के इलेक्शन हुए हैं इसमें एक इंडिपेंडेंट ग्रुप है, एक प्रोफेशनल ग्रुप है, ये राइवलरी चलती रहती है। इसमें इस बार ये हुआ है कि जो हामिद खान के साथ कुछ दूसरे जो ग्रुप्स हैं उन्होंने इल्हाक किया है, और उन्होंने ये जो एहसन भून साहब का और आज़म नज़ीर तारर साहब का, क्योंकि ये बहुत ही ये जो है वो पुराने और ज़बरदस्त खिलाड़ी हैं बार पॉलिटिक्स के, ये दोनों साहबान जो हैं ये पाकिस्तान बार काउंसिल में भी और डिस्ट्रिक्ट बार लाहौर की हाई कोर्ट बार में भी और पंजाब बार में भी ये बड़े खिलाड़ी हैं। इन्होंने और पीछे आसमा जहांगीर साहब की रहलत के बाद से लेके अब तक एक बहुत टफ टाइम दिया प्रोफेशनल ग्रुप को, और वहाँ पे इलेक्शन जीतते रहे। इस बार जो इलेक्शन में उनकी डिफीट हुई है उसका मेन कॉज जो है उनका टिल्ट पीडीएम की तरफ और ख़ासकर मुस्लिम लीग नवाज की तरफ से बिल्कुल आउटराइटली जो है उस तरफ होना जो है ना वो वजह बनी है इसकी। अच्छा। और फिर ये जो सीनियरिटी प्रिंसिपल जो है इसको जो है इग्नोर करना और जूनियर जजेस की सुप्रीम कोर्ट में अपॉइंटमेंट के लिए वोट देना, ये वकला में जो है ये रिजेंटमेंट का बायस बना, और आज़म नज़ीर तारर साहब को जो है आसमा जहांगीर ग्रुप की कॉन्फ्रेंस में शिरकत पे इस्तीफ़ा भी देना पड़ा, प्लस उन्होंने कोशिश की, और ये कोशिश मैं समझता हूँ कि अगर वो ना देते या एक दिन पहले इस्तीफ़ा दे देते तो शायद उनकी कामयाबी हो जाती, क्योंकि जो जीत का मार्जिन है आबिद ज़ुबैरी साहब को वो थोड़ा है, बहुत थोड़ा है। अच्छा। लेकिन ये एक मेजर चेंज जरूर आया है। और चौधरी साहब ये भी है, कहा जा रहा है कि इमरान खान साहब ने भी इस पर बड़ी दिलचस्पी ली है, तो उनकी क्या एक्सपेक्टेशन है इस पे, क्यों वो इतना इस पे इंटरेस्ट? बिल्कुल ली है। इस बार देखे ना, इमरान खान साहब को जब से वो इख्तियार से बाहर गए उनको बार की अहमियत का एहसास हुआ है, तो उनके वकला से राब्ते भी बहुत हुए हैं। वो जहाँ पे जलसे के लिए जाते हैं वहाँ पे से बार से भी खिताब करते हैं, और बार जो है ये बड़ा एक इफेक्टिव एक इदारा होता है, एक मैकेनिज्म होता है जिसकी अहमियत का एहसास जो है वो पीटीआई को थोड़ा लेट हुआ है। लेकिन इस जो एहसास का आज देखिए ना उसका रिजल्ट ये आया है कि जो वकला जो हैं वो इमरान खान साहब जहाँ भी जिस बार में गए हैं वहाँ पे बड़ा मैसिव किस्म का रिस्पॉन्स आया है। अब लाहौर बार में गए, अपना सरगोदा में गए, कोयटा में गए, पेशावर में गए, कराची में गए, जहां पे भी गए वहां पे बहुत वकला ने रिस्पॉन्स। तो ये जो एक वेव है, जो उनकी पॉलिटिकल एक जो वेव है उसका वकीलों को भी इस दफा उन्होंने एंगेज किया है, तो इसलिए ज़ाहिर है उनके मामलात में भी नहीं है। बिल्कुल सही। चलिए एक छोटा सा और टॉपिक भी है, उसके ऊपर भी मैं जरा अली जफर वगैरह ने, फवाद साहब ने, ये सारों ने जो है इस वक्त जो आबिद ज़ुबैरी साहब हैं उनके साथ खड़े हुए हैं, और उसकी वजह जो है ज़ाहिर है एक पार्टी की पोजीशन जो है। बिल्कुल सही। अच्छा जी, एक ये भी खबर है, सऊदी अरब ने ऑयल रिफाइनरी की मद में 12 अरब डॉलर की सरमायाकारी का ऐलान किया है, शहबाज शरीफ साहब ने बताया है। तो इसके क्या पाकिस्तान को फ़वाइद मिलेंगे, इस पर भी एक कमेंट मैं ज़रूर लूँगी। लेकिन इमरान साहब, फ़वाइद तो अपनी जगह, लेकिन ये खबरें पहले भी हम सुनते रहे कि ऑयल रिफाइनरी लगेगी, ऑयल रिफाइनरी, लेकिन वो अभी तक लग नहीं पाई। तो ये ऐसा ही ऐलान होगा या
नहीं समीना, पिछली दफ़ा भी सऊदीया लगाना चाहता था, इंटरेस्टेड था, लेकिन जब इमरान खान साहब के फिर उनके साथ ताल्लुकात ख़राब हुए, कशीदा हुए, तो उसके बाद ये प्रोजेक्ट रह गया। अब जब इस वक्त मौजूदा वज़ीर-ए-आज़म मियां शहबाज शरीफ वहाँ गए हैं और उनकी जो मुलाकातें हुई हैं, तो वहाँ भी उन्हें बड़ा वार्म उन्होंने वेलकम किया। तो जो वली अहद है मोहम्मद बिन सलमान, वो खुद आ भी रहे हैं, और जब वो आएंगे तो उस पर काम भी शुरू हो जाएगा। तो इसमें ये कहा यह जा रहा है कि यह फौरी तौर पे मामला हो जाएगा, और मैं समझता हूँ कि अल्लाह करे ये हो जाए। 12 अरब डॉलर की जब इन्वेस्टमेंट सऊदी अरब यहाँ करेगा, तो उससे ना सिर्फ ये कि हमें बड़ा फ़ायदा पहुँचेगा, बल्कि उससे रोज़गार के बड़े मौके निकलेंगे। और हमारा फिर देखिए ऑयल का मसला जो है वो तो बहुत बड़ा हमारा मसला है। तो रिफाइनरी यहाँ अगर अच्छी होगी तो हम उससे ज़र मुबादला भी बचाएंगे। सस्ता ऑयल मिलेगा कि नहीं, असल हमारा तो एक ही उस पे पॉइंट होता है, सस्ता तेल मिलेगा। देखिए सस्ता तेल सस्ता भी होगा, लेकिन ये नहीं है कि एक रिफाइनरी से आपका सारा तेल ही सस्ता हो जाएगा। ये है कि जो आप बाहर से रिफाइन कराते हैं, अगर आपकी जरूरत यहाँ पूरी नहीं होती तो इसकी कास्ट आपकी कम होगी, आपको डॉलर्स में पे नहीं करना पड़ेगा। तो ये बहुत से फ़ायदे हैं। तो अब अल्लाह करे कि ये एक्सपीडाइट हो जाए उस तरह से, और मौजूदा हुकूमत इसका तेज़ी से कर ले। आपकी क्या इस पर राय है चौधरी साहब? आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं ये काम हो जाएगा, वरना ये वही खैर सगाली की मुआहदे ही होते हैं और याददाश्तें ही होती हैं? ये इमरान साहब इन्ना तिला तेल नहीं जे ये 6 हफ्ते 4 हफ्ते की प्लानिंग करके गवर्नमेंट चल रही है। ये ऑयल रिफाइनरी जो है, ये पहले जब आपको याद होगा इमरान खान साहब पहले साल में आए थे तब ये अनाउंस भी हुआ था, लेकिन बावजूद ये इमरान खान के सऊदी अरेबिया की क़यादत के साथ ताल्लुकात जो हैं कोई ख़राब नहीं है। ये भी मैं आपको बता दूं, वो ताल्लुकात जो है वो सऊदीया का पाकिस्तान के साथ हैं, शख्सियात के साथ नहीं होते। तो इस पे क्योंकि ये बड़ा इन्वेस्टमेंट है, आजकल जो सऊदी अमेरिकन जो तेल को लेकर टसल है वो भी है। इस पे जो है कुछ ज़्यादा मैं इस पे होप्स हाई नहीं करना चाह रहा। सऊदी अरेबिया ने उनको वेलकम, तो जो भी पाकिस्तान का वज़ीर आज़म जाएगा उनको वो बहुत ज़्यादा वार्म वेलकम करते हैं, लेकिन इसमें कोई इफेक्टिव अनाउंसमेंट्स इकोनॉमी की बुनियाद पे हमें नजर नहीं आई, ना ही सऊदी अरेबिया की तरफ से ऑफिशियली। चलिए वक्त खत्म हो गया चौधरी साहब, इस मामले पर भी और दीगर मामलात पर भी हमारी नजर रहेगी। नाजरीन, आज के प्रोग्राम को यहीं पे समेटते हैं, कल इंशाल्लाह फिर आपसे मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिए, अल्लाह हाफिज़।